हेलो दोस्तों। लुसेंट रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट का प्राचीन इतिहास, जिसमें आज देखेंगे चैप्टर 16 ब्राह्मण साम्राज्य। इसके पहले मौर्य साम्राज्य का 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं ब्राह्मण साम्राज्य। ये भी एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है और एक दो क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में इसे भी पूछ देता है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। शुंग एवं कण्व राजवंश। शुंग एवं कण्व राजवंश। पुष्यमित्र शुंग ने, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मगध पर शुंग वंश की नींव किसने डाली? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो विदिशा में। आगे दिया है, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। आगे दिया है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध याग किया। इनके लिए पतंजलि अश्वमेध याग कराए। पुष्यमित्र शुंग ने कितने बार अश्वमेध याग कराया? 2 बार। और ये याग किसने करवाया? तो पतंजलि ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, भरूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। ये हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है कि भरूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो भरूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध ही गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश की स्थापना किसने किया? तो वासुदेव ने। और उसने देवभूति को हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की, क्योंकि देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। आगे दिया है, कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक हुआ और सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सातवाहन राजवंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित किया। प्रतिष्ठान कहाँ है? तो गोदावरी नदी के किनारे। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक सिमुक थे, सातकर्णी थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी थे, वशिष्ठपुर थे और पुलमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी थे। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठपुत्र, पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध 1 राजसूय यज्ञ किया। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ भी किया। आगे दिया है, सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। ये हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है कि सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन कौन थे? तो हाल एवं गुणाढ़। आगे दिया है, हाल ने गाथा सप्तवी इनका पुस्तक है तथा गुणाढ़ ने बृहद कथा नामक पुस्तक की रचना की। हाल ने गाथा सप्तवी तथा गुणाढ़ ने बृहद कथा नामक पुस्तक की रचना की। आगे दिया है, सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि शीशे का सिक्का किसने चलाया? तो सातवाहन वंशों ने। और वो शीशे का इस्तेमाल करते थे, उस शीशा कहाँ से मंगाया जाता था? तो रोम से मंगाया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो सातवाहन शासकों ने किया। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है कि सबसे पहले ब्राह्मणों का भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने चलाई? तो सातवाहन शासकों ने। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है। यह दान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो नानाघाट अभिलेख में। इसने अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दान देने का उल्लेख है। सबसे पहले तो दान देने का उल्लेख कहाँ मिलता था? नानाघाट अभिलेख में। इसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दान देने का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी।
सातवाहनों में हमें मृततात्मक ढांचे का आभास मिलता है। सातवाहनों में हमें मृततात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं का नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठ पुत्र। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतात्मक था। पितृतात्मक का मतलब है कि राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, लेकिन उनका नाम माता के नाम पर होता था, इसलिए मातृतात्मक ढांचे का आभास मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौल्मीक को सौंपा। गौल्मीक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। गौल्मीक क्या होता था? गौल्मीक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था और उस सैनिक टुकड़ी में 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। आगे दिया है, सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं कार्ले का चैत्य, ये हमेशा पूछ देता है, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। यह भी क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है कि दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता था? तो सातवाहन के शासकों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरनीकोट नामक स्थान सातवाहन युग में धानेकट्टक नाम से विख्यात था। आंध्र प्रदेश के जो गुंटूर जिले में स्थित है धरनीकोट नामक स्थान, सातवाहन युग में उसको धान्यकट्टक नाम से जाना जाता था। यह अमरावती के निकट था। यह कुछ काल तक सातवाहनों की राजधानी रहा। धान्यकट्टक कुछ काल तक सातवाहनों की राजधानी रहा। इस नगर की प्रसिद्धि का कारण इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था। यह सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। धान्यकट्ट को व्यापारिक मंडी के रूप में ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। आगे दिया है, यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण को अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। महासंधियों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों एवं अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया। धान्यकट्ट एक बौद्ध केंद्र के रूप में भी समृद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ के प्रसिद्ध जो व्यापारी थे वो स्तूप एवं अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया। आगे दिया है, सातवाहन राज ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। सातवाहन राज है जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। चलिए आगे देखते हैं, चेदी राजवंश कलिंग। चेदी राजवंश अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। अशोक के मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। यह हमेशा पूछा जाता है कि खारवेल किस वंश का एक प्रतापी राजा था? तो चेदी राजवंश का। आगे दिया है, खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। फिर से देखते हैं एक बार, खारवेल किसका अनुयायी था? तो जैन धर्म का मानने वाला था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी के पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। तो ब्राह्मण साम्राज्य खत्म हो गया। एक छोटा चैप्टर था। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।